Hello, hello. Welcome, welcome to the podcast Theatre of Joy. आज हमारे मेहमान हैं वीके शर्मा, जिसको सारी दुनिया वीके के नाम से जानती है। सिर्फ वीके वीके वीके, मेरे को पूछना पड़ा था कि वीके के आगे क्या लगता है। वीके शर्मा वीके थिएटर के वेटरन है। इन्होंने एनएसडी से 1979 में पास आउट किया था और अभी जो लोग बहुत महान बने हुए हैं जैसे वीके हैं, वो इनके क्लासमेट्स थे। और मेरे को जो खासियत वीके की लगती है, जिसकी वजह से मैं इन्हें बहुत पसंद करती हूँ, वो ये है कि वीके हिंदुस्तान में पहले इंसान थे जिन्होंने adults playing for children, adults doing theatre for children ये शुरू किया और अब तक कर रहे हैं। इनके ऑर्गेनाइजेशन कंपनी का नाम है खिलौना। और बहुत नाटक हमने देखे हैं वीके के, जो बहुत ही आई एम श्योर बच्चों को बहुत ही पसंद आते होंगे। और इन्होंने बहुत से बारी प्ले किया है स्कूलों में, और मुझे जो मैंने देखे हैं मुझे तो बहुत पसंद आए, अभी तक याद है उनकी इमेजरी, म्यूजिक और उनकी ब्यूटी। और बाकी विजय और भी बहुत कुछ है। इनको संगीत नाटक अकेडमी का नेशनल अवार्ड मिला है। और इनके मुंह से सुनते हैं कि और ये क्या क्या है, क्या क्या करते हैं, किधर किधर जाते हैं। आजकल वैसे कुछ धर्मशाला में चल रहा है, तो चलो सुनते हैं। वीके तुम ही बताओ भाई। Thank you very much. And hello everybody. It's a pleasure to talk to you and to talk to all of you. मैं एक थोड़ा सा छोटा सा क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ कि when you say कि adults performing for children, so I mean children between 6 years to 90 plus years of age. I love that. That because essentially we are all children, right? अंदर से और ये एक्चुअली कंसेप्ट आया, हम लोग जब सेकेंड ईयर में थे ड्रामा स्कूल में, तो बैरी जॉन सर ने मुझे बताया कि उनके कंट्री में थिएटर इन एजुकेशन कंपनीज होती हैं जिसमें कुछ एक्टर टीचर्स होते हैं। वो स्कूल के किसी कोर्स की कोई किताब या कहानी या किसी आइडिया को लेकर के नाटक करते हैं और उसको जाकर के स्कूलों में परफॉर्म करते हैं, और फिर उसके बारे में डिस्कशन होता है विद द स्टूडेंट्स, सो दैट द चिल्ड्रन और द स्टूडेंट्स आर अंडरस्टैंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ दैट टॉपिक इन ए वेरी ब्रॉड। एंड व्हाट बेटर वे देन थिएटर। या तो ये मेरे दिमाग में रह गया, यार ये बहुत बढ़िया है कि ये इसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर मैं अडल्ट्स परफॉर्मिंग फॉर चिल्ड्रन वाला काम करूं, एक तो मुझे ऑडिटोरियम नहीं किराए पे लेना पड़ेगा। ऑडिटोरियम के किराए बहुत महंगे हुआ करते थे, आज भी है। ठीक है। दूसरा, मुझे ऑडियंस इकट्ठी करने के लिए पब्लिसिटी नहीं करनी पड़ेगी। स्कूलों में जाऊंगा, बच्चे टीचर्स मिल ही जाएंगे सारे, और मुझे टिकट नहीं बेचने पड़ेंगे क्योंकि जो स्कूल शो कराएगा वो पैसे देगा, है ना। तो मैंने सिर्फ ये सोच के किया था, और ऑडियंस भी निहाल हो जाएगी। हाँ, और ये मुझे लगता था कि हाँ, ये मुझे पहले से पता लग गया था कि अरे ये जो सो कॉल्ड अडल्ट थिएटर करते हैं, तो बच्चों, और उसमें नीचे लिखा रहता है हर टिकट में, इनविटेशन में। पहले तो होता था कि चिल्ड्रन बिलो 14 नॉट अलाउड, फिर धीरे धीरे हो गया चिल्ड्रन बिलो 12 नॉट अलाउड, फिर हो गया चिल्ड्रन बिलो 10 नॉट अलाउड,
फिर ये हो गया कि चिल्ड्रन बिलो 8 नॉट अलाउड, क्योंकि बच्चे तो ग्रो कर रहे हैं ना, लगातार ग्रो कर रहे हैं। तो 8 बिकेम द अल्टीमेट बेंचमार्क के 8 साल से छोटे बच्चों के लिए होते नहीं है नाटक। हाँ। तो मैंने कहा नहीं, मैं जो नाटक करूंगा वो सबके लिए होगा, पूरी फैमिली के लिए होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि लोग, बच्चे या फैमिलीज अपने बच्चों को लेके आए थिएटर में, और वी सी थिएटर एज ए फैमिली, सो दैट वी कैन डिस्कस दैट एट होम। जो भी आपने नाटक में देखा, तो इससे पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप स्ट्रांग होंगे, एक दूसरे के साथ कुछ अच्छी चीजों के बारे में कम्युनिकेशन कर पाएंगे, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में स्कूलों में रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा। वाओ। तो बस ये था कि एक कम्युनिकेशन डेवलप हो लोगों के बीच में। और टॉपिक तो हम लोगों ने ऐसे ऐसे लिए कि वो कमाल है, मतलब सबसे बढ़िया कमाल तो वही रहा कि हमने बहुत, जैसे एक नाटक जो हमने आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी किया था, सेवा के लिए भी, अपना अपना भाग्य। हाँ, भाग्य अपना। कि यार ये किस्मत होती क्या है, और बच्चे अक्सर बात करते हैं यार मेरी तो किस्मत ही खराब है। अरे भाई किस्मत होती क्या है? तो उसको लेकर के एक नाटक बनाया। हाँ, मुझे हालांकि उस कहानी ने तो जो कंक्लूजन निकलता है उस कहानी में, वो ये है कि भाग्य जो है, हमारा भाग्य की सबसे बढ़िया क्वालिटी ये है कि हम हैं। अगर हम हो ही नहीं तो क्या भाग्य और क्या ना भाग्य। बिल्कुल सही है, पॉजिटिव थिंकिंग का। तो हमारा होना ही हमारा सबसे बड़ा भाग्य है। हाँ। उसके बाद व्हाट यू डू इन योर लाइफ, हाउ यू अप्रोच लाइफ, वो आपके ऊपर है। हाँ। मेहनत करो, काम करो, रिस्पेक्ट करो लोगों की, मिलजुल के रहो, अच्छा काम करो, और क्या। और बैच के बारे में आपने पूछा था, बोला था कि कैसे कैसे लोग रहे। मैं ये बता सकता हूं कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई बैच मेट्स, क्योंकि हम लोगों ने मिलकर के बहुत कुछ एक साथ सीखा। आज भी हम लोग व्हाट्सएप पर कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, बातें भी होती रहती है, फोन पे भी होती रहती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग क्वालिटी हमारे बैच की ये है कि हमारा फर्स्ट ईयर में जो प्ले हुआ था ना, बैरी जॉन सर ने डायरेक्ट किया था, जर्नी टू द माउंटेन्स बियॉन्ड। अच्छा। उसको देखने के बाद रंजीत कपूर, वेरी फेमस एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, उन्होंने कहा था कि फर्स्ट ईयर में इस लेवल का, इस क्वालिटी का प्ले उसने आज तक देखा नहीं है, और आने वाले कई सालों तक ऐसा होगा नहीं। अच्छा। कि फर्स्ट ईयर में आके ऐसा प्ले हो जाए। और आज करीब करीब 44 साल के बाद भी इट इज ट्रू। मैंने देखा है प्ले। दूसरी हमारे बैच की क्वालिटी ये है, करीब 26, 27, 28 लोग थे, एक आध लोग मिस कर गए, कुछ चले गए, एक आध। इनमें से 18, 19 या 20 लोगों को, जहां तक मेरा ख्याल है, नेशनल अवार्ड मिल चुका है। ओ वाह। इतने सारे लोग किसी बैच में मुझे, मेरी जानकारी में नहीं है, हो सकता हूं, बट इट इज रेयर। और लोगों ने हर फील्ड में अवार्ड लिया। किसी ने डायरेक्शन में लिया, किसी ने एक्टिंग में लिया। आपका डायरेक्शन में था? मैंने डायरेक्शन, मुझे डायरेक्शन में मिला था। और किसी ने लाइटिंग में लिया, किसी डिजाइनिंग में लिया, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, मास्टर्स। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। वैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एनएसटी की जो स्पेस है ना, जो लर्निंग स्पेस है, हाँ, इन्वायरमेंट है, हाँ, वो उस वक्त कहाँ कहीं भी हिंदुस्तान में नहीं थी। वैसा मतलब जो स्टूडेंट्स को मौका मिलता है एक्सपैंड करने का, ग्रो करने का। हाँ। अभी तो खैर बहुत टाइम हो गया है, पर उस वक्त अभी
एक्चुअली क्या है कि अलकाजी साहब जो डायरेक्टर थे, लॉन्गेस्ट रनिंग डायरेक्टर, जिन एक्चुअली उन्होंने ही फाउंडेशन स्ट्रांग बना आई एम दिया। श्योर। और ऐसी फाउंडेशन बना दी, कितने ही लोग अलग अलग सोच वाले डायरेक्टर्स आए, उन्होंने अपना अपना कुछ कुछ लागू करने की बहुत कुछ कोशिश किया, ये कर दो, ये हटा दो, ये कर लो, ये हटा दो, वो कर लो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को वो ज्यादा छेड़छाड़ कर नहीं पाए। ये जो पावर अलकाजी साहब दे गए, उसको छेड़छाड़ करना बहुत मुश्किल है। आजकल थोड़ा ज्यादा हो रहा है, पर वो भी लाइन में आ जाएगा कहीं ना कहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सिस्टम दैट वर्क्स, हाँ, उसको तुम उन्होंने हिलाना बेसिक मुश्किल होता फाउंडेशन है। बहुत स्ट्रांग बना दिया, और उसको आई थिंक लोगों ने फॉलो भी किया। और एक हमारे बैच की खुशकिस्मती रही, हमें बैरी का बैच कहा जाता है। अच्छा। मैं कम से कम मैं तो यही मानता हूँ, वी आर बैरी जॉन हु ब्रॉट थिएटर इन एजुकेशन टू इंडिया एक्चुअली। इसके पहले मेरा नहीं ख्याल कुछ होता था थिएटर इन Initially he brought it through me because he is the one who gave me the idea. अच्छा। I started the group first, Okay. then he started his company. देखो, मुझे पता ही नहीं था। अच्छा अच्छा, इज दैट राइट? हाँ, वाओ। बैरी सर ने जो उनका इंडियन थिएटर में जो मेजर कंट्रीब्यूशन है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उससे पहले हमारे साथ जो फर्स्ट ईयर में जिस प्ले की मैं बात कर रहा था, जो बैरी सर ने हमारे साथ किया, आई थिंक वो इंडिया में पहली बार हिंदी में ऐसा नाटक हुआ जो बच्चों के लिए था। नो, बच्चों के लिए नहीं था, उसका प्रोसेस अलग था। अच्छा। हाँ, अच्छा। नॉर्मली प्रोसेस क्या होता होगा कि आपके टाइम में नाटक ऐसी होता होगा कि हाँ भी नाटक सिलेक्ट किया, एक डायरेक्टर है, ग्रुप है, कुछ एक्टर्स हो गए इकट्ठे, तो पहला काम क्या करते हैं? रीडिंग करते हैं। रीडिंग करो, फिर रीडिंग में कुछ एक्टर्स को अलग अलग रोल के लिए ट्राई किया जाता है। अच्छा, तुम ये ट्राई करके देखो, तुम ये ट्राई करके देखो, तो जो जिस कैरेक्टर की रीडिंग अच्छी कर पाता है, लगभग उसी को कास्टिंग हो जाती है। फिर उसके बाद ब्लॉकिंग शुरू हो जाती है ना, और फिर सेट वेट लग जाता है और लाइट्स हो जाती हैं एंड प्ले इज रेडी। यही होता था। दिस इज व्हाट आई हैड डन बिफोर आई जॉइंड एनएसडी। बैरी ने जो हमारे साथ पहला प्ले किया, जर्नी टू द माउंटेन्स बियॉन्ड, हमारे पास वो आया, स्क्रिप्ट तो उसने हमें दिया ही नहीं। पहले उसने क्या किया कि स्क्रिप्ट में जितने सीन्स हैं उनके हम लोगों की, आम लोगों की जिंदगी के अंदर पैरेलल्स ढूंढे, उन पैरेलल सिचुएशंस को क्रिएट किया, और हमसे पूरा प्ले इम्प्रोवाइज करवा लिया हमारे एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, जो आजकल बहुत लोग कर रहे हैं, जो आजकल लोग कर रहे हैं। पर हमारे लिए बिल्कुल नई चीज, बिल्कुल बिल्कुल उस वक्त, एंड दैट तो रेवोल्यूशन था। बिल्कुल। अच्छा, और उसके बाद, अच्छा, उससे फायदा ये हुआ कि उन्होंने देख लिया, अच्छा इस प्ले में ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स हैं, इन लोगों ने ये वाला कैरेक्टर किया था, इसमें ही इज द वन हु सूट्स बेस्ट। अच्छा, आसानी से कि हाँ, और कास्टिंग ऐसे नहीं कि सिर्फ रीडिंग करा के डायलॉग बोल के कर लिया जैसे आमतौर पर, बट एक्चुअली उसको फील करते हुए, उसको इनेक्ट करते हुए, इम्प्रोवाइज करते हुए, अपनी जिंदगी के साथ रिलेट करते हुए उसने उस कैरेक्टर को समझ लिया। क्या बात! और ये सिर्फ थिएटर में ही हो सकता है, अगर कोई करे तो। अभी भी वो घिसे पिटे पुराने प्रोसेसेस यूज कर रहे हैं। तो उसके बाद वो प्ले फ्रेंच प्ले था, वैसे तो हमारे पास इंग्लिश स्क्रिप्ट थी। उसके बाद इम्प्रोवाइजेशंस होने के बाद, कास्टिंग होने के बाद, पूरी क्लास में मिलके उस प्ले को ट्रांसलेट किया। वाह वाह! ये नहीं कि किसी एक आदमी को जिम्मेदारी दे दिया। क्या एक्सपीरियंस हुआ होगा। हाँ, नो वंडर योर बैच इज सो ग्रेट। हाँ, अच्छा, फिर एक साल के बाद अलकाजी साहब चले गए,
और कारंजी आ गए। उन्होंने जो पहला प्ले किया उस वक्त के फर्स्ट ईयर के साथ, हम लोग तब सेकंड ईयर में थे, क्योंकि हम लोग इस प्रोसेस से गुजर चुके थे, उन्होंने हमारे क्लास के जो डायरेक्शन स्टूडेंट्स थे, त्रिपुरारी शर्मा, अजय कार्तिक, 5-6 लोग थे जो, सुभाष उद्गाता, इन लोगों को बुलाया कारंजी ने। इनको बोला कि ये जो अंधेर नगरी चौपट राजा में नाटक करवा रहा हूं, इसको जरा इम्प्रोवाइजेशन कराओ तुम। अच्छा। तो जिस प्रोसेस से बैरी ने हमारे साथ प्ले किया था, इन लोगों ने उसी प्रोसेस में उनसे इम्प्रोवाइजेशन कराया। और मैंने कम से कम 10-12 प्रोडक्शन देखे हैं उस नाटक के आज तक। उससे बेहतरीन प्ले नहीं देखा मैंने, प्रोडक्शन नहीं देखा, क्योंकि एक एक्टर्स को फ्रीडम मिली कि हाँ तुम करो, अपने ढंग से करो, जैसे करना है, जो करना है करो, है ना। और पैरेलल सिचुएशन दे दिया कि कैसे होगा अगर मान लो ऐसा कोई राजा हो, वो ऐसे ऐसे बिहेव करे, ऐसे ऐसे काम करे, उसकी सोच ऐसी हो, तो तुम क्या करोगे। तो उन्होंने क्या कमाल का प्ले किया, म्यूजिकल प्ले बनाया। अच्छा, फिर उन्होंने इसी प्रोसेस में हमारे साथ सेकंड ईयर में एक और प्ले किया, ग्रीक प्ले, इडिपस रेक्स। थर्ड ईयर में एक और प्ले किया, वो भी हेनरिक इब्सन का प्ले, हेडा गाबलर, वो भी इसी प्रोसेस में किया गया। ठीक है। तो हमारी टीम, हमारा जो बैच है, वो इक्विप हो गया, यार ये प्रोसेस सबसे बढ़िया है काम करने का। एक तो नाटक बहुत बढ़िया निकले, वो तो मुझे मालूम है, मैंने देखे भी हैं। और उससे पहले जो लोग कर रहे थे, सारे प्रोसेस में से गुजरे, वो तो अच्छी तरह मंजे गए ना। हाँ, अच्छी तरह खूबसूरत निकल के आए। तो फिर ये जो डायरेक्शन स्टूडेंट्स निकले यहाँ से हमारे बैच के, इन्होंने जो आगे जाकर के बाहर इंडिया में थिएटर में इधर उधर जितना काम किया, सब ने यही प्रोसेस फॉलो किया। और ये प्रोसेस आज की डेट में इज द टफेस्ट बट द बेस्ट प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ प्ले एंड क्रिएटिंग ह्यूमन बीइंग्स। पुराना मेथड जो था कि हाँ भाई नाटक ले लो, रीडिंग करो, रट्टे मारो, रट्टा मारो, उसको समझने के लिए, उसको अब्जॉर्ब करने के लिए, उसके टेक्स्ट को, उसके सिचुएशंस को फील करने के लिए इम्प्रोवाइजेशंस आर द बेस्ट मीन्स। अब तो ये काम फिल्मों में भी होने लगा है। मैंने सही बात, हॉलीवुड में तो कब से हो रहा है। एक फिल्म में मैंने एक्टिंग किया था, खोसला का घोंसला। तो बोमन ईरानी सर के साथ एक सीन था मेरा। तो हमने पढ़ा, दोनों ने एक दूसरे को देखा, बोला कि उसने मुझे ऐसे देखा कि कैसा लगा। तो मैंने कहा सर ठीक है। कह यार तुम तो थिएटर के हो ना। मैंने कहा हाँ, लेट अस इम्प्रोवाइज। हाँ ठीक है करते। तो हमने जो इम्प्रोवाइजेशन किया, बोला यार बेसिक आइडिया हमने वहां से ले लिया, है ना, कुछ आइडियाज ले लिए वहां से, लेकिन उनको अपने ढंग से अपना बना लिया। तो अब तो थिएटर की तरह फिल्म वाले भी एक्टर्स के साथ वर्कशॉप्स करने लगे हैं। पहले कोई करता नहीं था। स्टार होना चाहिए बस, है ना, गोरा चिट्टा होना चाहिए, बॉडी होनी चाहिए, स्मार्ट लगना चाहिए, बाकी करा लेंगे। और स्टार कोई लाइन ऐड कर दे तो सबको वही बोलनी है। इम्प्रोवाइजेशन में कहाँ ऐसे कर सकते हो। वो बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था। एंड दैट बिकेम पार्ट ऑफ आवर ग्रुप का। जितना भी मैंने काम किया, हमारे ग्रुप की खासियत ये है कि हमने बहुत कम नाटक ऐसे किए हैं जो हमने रेडीमेड लिए। हमने सारे प्लेस, जितने भी प्लेस क्रिएट किए, या तो कोई पोएम ले लिया, या कोई स्टोरी ले लिया, या कोई आइडिया ले लिया। और ये जो माय वाइफ किरण, वो तो आइडिया भी टीम में से इमर्ज करवाती है। क्या आइडिया भी टीम में से ही निकले कि कैसा प्ले करना है, कौन सा प्ले करना है। तो उससे ये हुआ कि जो
बड़ा रोना रोया जाता था ना यार, अच्छे नाटक नहीं मिलते हैं। तो अच्छे नाटक एक्टर्स क्रिएट करने हाँ लगे हाँ। कितने। और अब भाई अगर अल्टीमेटली एक्टर के बिना थिएटर नहीं हो सकता, है ना। हम्म और अगर एक्टर को ही मेन काम करना है हम्म। तो वही क्यों ना प्ले क्रिएट करे। और ऐसा क्या। होता था हम्म फ्रांस में, हम्म जब ये कॉमेडिया डेल आर्टे शुरू हुआ, हम्म। उसमें यही होता था, यार ये एक्टर जो है ना इस तरह का करेक्टर अच्छा करता है, ओए चल इसको कंजूस बुड्ढा बना दो, हम्म ये जरा रोमांटिक टाइप का, इसको रोमांटिक बना दो। तो उनको बोलते थे कि जाओ अपने अपने कोई डायलॉग बना के लाओ, एक रफ स्ट्रक्चर दे दिया जाता था, हाँ। फिर वो अपना बना के लाते थे, फिर वो आकर के इम्प्रोवाइज करते थे, फिर शेयर करते थे, हाँ। और फिर इम्प्रोवाइज करके आगे उसको बनाते थे। ये 15वीं 16वीं शताब्दी में फ्रांस में, इटली में इस तरह का थिएटर बहुत हुआ। थिएटर के ट्रेडिशंस बहुत बढ़िया हैं अगर यूज करा जाए तो। और अब तो अवेलेबल है सब इंटरनेट पे, सब कुछ है। थिएटर के बारे में इसीलिए कहा जाता है कि इन थिएटर देर आर नो प्रॉब्लम्स, देर आर ओनली सॉल्यूशंस। यस। कैसे? यार ये नहीं है हमारे पास, कैसे करेंगे? अरे क्या बात कर रहे हो, ऐसे नहीं है तो ऐसे कर लेते हैं। इम्प्रोवाइज जुगाड़। बोला अरे ये भी तो नहीं है, ओहो तो कोई बात नहीं, ऐसे कर लेते हैं। हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे रहते हैं। हाँ, क्योंकि आप ही सोर्सो बनाने वाले। हाँ। तो अ, मेरी वाइफ जब टीआई में काम कर रही थी, किरण, हाँ। तो होता है ना कि कुछ लोगों को लगता है यार ये बड़ी कंफ्यूज रहती है ना। तो एक किसी ने बोला कि मैं इनको असिस्ट नहीं करूंगा, बहुत कंफ्यूजन में रहती हैं वो। क्यों करके इन पर हाँ। स्क्रिप्ट नहीं है। तो ये बड़ी अच्छी बात किया जो चीफ थे अब्दुल लतीफ खटाना ने, उसने उसको बोला अरे मूर्ख इंसान, कंफ्यूजन उसको होगा ना जिसके पास आइडियाज होंगे बहुत सारे, जिसके पास आइडियाज ही नहीं है उसका क्या कंफ्यूजन। तो ऑप्शंस रहती हैं, आप एक चीज को अलग अलग एंगल पर से ऑप्शंस के नाम पे मेरे को एक बात याद आती है। हाँ। जब आपने वो पंजाब में काफला के साथ काम किया था, हाँ एक्सपीरियंस याद है आपको? बिल्कुल। कौन गांव वाले तो आपको घुसने नहीं दे रहे थे गांव में। हाँ। तो बताओ ना थोड़ा सा। घुसने नहीं दे रहे थे, ये नहीं याद आ रहा मुझे। अच्छा, नहीं घुसने इन द सेंस कि वो बहुत दुखी थे कि आप उनके बच्चों को पता नहीं क्या कराओगे, और क्यों क्यों उनको इतना टाइम स्पेंड। अभी भूल गए ना, अच्छी ये बुरी बातें भूल जाती हैं। नहीं वो एक्चुअली वो प्ले बड़ा इंटरेस्टिंग था। हाँ, जो उन्होंने प्ले बनाया, पर बच्चे भी बहुत इंटरेस्टिंग। हाँ बच्चे बहुत अच्छे थे। हाँ और जिस बंदे ने उसका म्यूजिक किया था वो तो बहुत ही कमाल का हाँ। वो भी गांव से था, है। उधर से ही वो था, भी गांव लोकल का का। था। हाँ, मतलब सारे गांव में लोगों, एक थिएटर वाला बंदा चला गया इस गांव में जिन्होंने कभी थिएटर देखा ही नहीं था, और वहां एक बंदे ने कितनी क्रिएटिविटी उभारी लोगों में। और उन बच्चों ने कमाल का काम किया, मतलब। और वो हमने वही बैरी सर वाला प्रोसेस फॉलो किया, उनको स्टोरी आइडिया दे दिया, उनसे इम्प्रोवाइज कराया। बेसिकली वो लालच को लेकर के था एक प्ले। किसी आदमी को एक पारस पत्थर मिल जाता है, उसकी एक टाइम लिमिट होती है, उस पीरियड में वो एक बार जितना चाहे लोहा ले आए, उसको टच कराएगा तो सब सोना बन जाएगा, तो अमीर हो जाएगा। मगर खूबसूरती इसकी ये है कि कहानी चाहे कोई भी हो, हाँ, जो प्रोसेस है ना, हाँ, वो हरियाली लेके ही आता है। हाँ। जहां पे जाओ, जहां पे वो प्रोसेस इस्तेमाल हो। वो बच्चे थे जिन्होंने पहले कभी नाटक किया ही नहीं था, और ज्यादा सुना भी नहीं था नाटक। हाँ, सुना भी नहीं था। मेरे ख्याल उस वक्त टीवी वीवी कोई इतनी ज्यादा भी होती नहीं थी। हो गए इस बात को 92 93 94 के आसपास की बात है। हाँ। तो और क्या गाने बनाए थे। अच्छा, गानों के आइडियाज भी उन्हीं से आए थे, मुझे याद। हाँ, क्या बात है। मुझे वो अब वो लोहा इकट्ठा कर रहा है कि पारस पत्थर से छुआऊंगा, लेकिन इस चक्कर में होता क्या है कि वो
समय दी कदर भूल जाते हैं। हाँ, भूल गया और उसका टाइम लैप्स हो गया, वो पत्थर बेकार हो गया, हाँ, ये लोहा इकट्ठा करने में लगा रहा, तो कहानी खत्म हो गई। तो गाना क्या था? तो जे बचपन ही बदल तो, हुंदे हाँ हाँ, पत्थर लोहे दे, जे बदल हुंदे लोहे दे, मैं सोने दे कर दिंदा, ये मज्जा हुंदियां लोहे दियां, मैं अब सोने बच्चों ने दियां कर दिंदा। बच्चों ने अपनी दुनिया को और नजरों से देखना शुरू कर दिया। मतलब ये थिएटर का कमाल है, क्या बात है। मुझे तो अगर 7 जन्म भी मिले ना, और मैं चाहूंगा कि मुझे नाटक में ही डालना भैया। यही करने को मिले, पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस दे देता है आपको। बिल्कुल, इससे बढ़िया क्या चीज हो सकती है। बिल्कुल। और तुम चाहे अपनी लाइफ बाद में बनेगी, मगर वो स्टेज पे जो लाइफ डिपिक्ट कर रहे हो वो तुम ही आगे ले जा रहे हो ना। हाँ, ये इस प्रोसेस का फायदा है। अगर शेक्सपियर का प्ले पकड़ा है तो वो तो उसको तो दो, उसके लिए भी बहुत लोग आजकल क्रिएटिविटी यूज कर रहे हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बचपन में मैंने मार बहुत खाई है। अच्छा। ठीक है। हाँ। अक्सर बोला जाता था कि ये मत करो, नहीं नहीं ये मत करना, नहीं नहीं उधर मत जाना। तो ये बड़ी नेचुरल फिनोमिना है। बच्चों को आप जिस चीज के लिए मना करोगे वो ही करते हैं, तो वो जरूर करके देखना है कि ये क्या है। तो अभी तक आप करके देख रहे हो। हाँ, वही तो उसका ना बड़ा फायदा हुआ मुझे। तो वो नहीं करना है जो लोग मना करते हैं, वही करना है जो लोग मना करते हैं। हाँ। और वो नहीं करते हैं तो अलग कुछ करने की इच्छा। हाँ। है ना। तो जब मैंने ग्रुप बनाया तो मैंने 10 कसमें खाई, कुछ ऐसी चीजें चुनी कि ये मैं करूंगा क्योंकि लोग ऐसा नहीं करते हैं, और ये मैं नहीं करूंगा क्योंकि लोग तो ऐसा ही करते हैं। तो कुछ अलग करना है। तो उसमें जो सबसे बढ़िया खूबसूरत चीज निकल करके आई वो ये थी कि हमने ये डिसाइड किया था कि हमें पैसिव ऑडियंस नहीं चाहिए कि आए बैठे नाटक देखा ताली बजाई और फिर चले गए। नहीं, ऑडियंस को पार्टिसिपेट कराना है, ऑडियंस को अपने साथ लेकर के चलना है। ऑडियंस भी हमारे साथ हमें सजेस्ट करे, अगर हम कुछ गलत करें तो हमें डांटे, हमें सुझाव दे कि ऐसे करो। वो एक अलग बात है कि जब वो सुझाव देते थे वो उसको जब हम करते थे पता लगता था कि ये तो और गड़बड़ हो गया, फिर वो और सुझाव देते थे बोले ऐसे करो, फिर पता लगा और गड़बड़ हो गया। तो जितना वो होता जाता था उतना मजा बढ़ता जाता है। ऑडियंस को लगता है यार ये तो हम क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ तक इतना ऑडियंस पार्टिसिपेशन हमारे प्ले का इंटीग्रल पार्ट बन गया कि 10-12 साल तक इस तरह के 6-7 नाटक जब हो गए तो मुझे लगा यार अब कोई ऐसा नाटक करना चाहिए जिसमें ऑडियंस से ही हम लोग 5 सीन ऑन स्टेज करवा लें। मेरे को लग रहा है कि जहाँ पे आप जा रहे हो और जो छूट गया आज की कॉन्वर्सेशन में उसके लिए एक बारी और बातचीत करनी पड़ेगी। अभी हमारा टाइम खत्म हो गया। ओके। पर एक बारी और करोगे ना प्लीज? यहाँ पे प्रॉमिस करके जाओ। बिल्कुल। बहुत सी बातें सुननी है। And thank you so much. Thank you so much. I am so honored. Thanks to you and you all. I hope you all enjoyed. I'm sure. I'm sure. NSD के बारे में तो भूखे हैं लोग जानने के लिए, और जो आपने किया था उसके बारे में भी। Thank you so much. Okay. Thank you so much for sharing a bit of yourself. Thank you so much. Come again. Yeah, sure.